समन भेजनी है, इस पे कोर्ट ने तो कोई माइंड अप्लाई नहीं ना करना, ये तो चले ही जाने, ये तो जाने ही जाने वो डेट। लेकिन जिस पे सारी चीज़ें देख के बाकायदा कोर्ट ने कोई डिसीजन, कोई जुडिशल माइंड अप्लाई करके कोई भी अपना ऑर्डर पास करना, उसको फर्स्ट हेयरिंग कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं द पार्टीज और देयर प्लीडर्स शैल प्रोड्यूस, अब ये कंपलसरी है, एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन इन देयर पोजेशन और पावर। जो पार्टीज है ना, देखें दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, उसके बाद जो हेयरिंग हो रही है उस पर ये कह रही है कि दोनों पार्टियों ने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, अब ये जब हम दावा दायर करते हैं तो उसमें हम मोस्टली फ़ोटो कॉपीज़ लगा देते हैं, ओरिजिनल नहीं लगाते। फिर उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा होता है कि हम इन पर रिलाई करेंगे, जो मैं एविडेंस के टाइम प्रोड्यूस करूँगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पोजेशन में या पावर में हैं उनको फर्स्ट हेयरिंग पे पार्टीज़ ने प्रोड्यूस करना। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑन विच दे इंटेंड टू रिलाई, यानी जिन पे उन्होंने रिलाई करना है, उनके सूट ने, उनके वर्जन ने रिलाई करना है। ठीक है, एविडेंस में। एंड विच हैज़ नॉट ऑलरेडी बिन फाइल्ड इन द कोर्ट, और जो कोर्ट में पहले फाइल नहीं किया गया, वही बात आ गई ना। देखिए, हम जब दावा दायर करते हैं ना तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लगा देते हैं और कुछ जो हमारे पोजेशन में नहीं है या वट एवर रीज़न, हम उनके बारे में हम लिख देते हैं कि ये इन पे हम रिलाई कर रहे हैं, लेकिन इनको प्रोड्यूस हम एविडेंस में कर देंगे या सूट की हियरिंग के दौरान कर देंगे। वो दावा जब दायर कर रहे हैं उस टाइम नहीं हमने लगाया। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट हेयरिंग पे जितने डॉक्यूमेंट्स आप रिलाई कर रहे हो ना, जिन पे वो आपके पोजेशन में, वो सारे आप प्रोड्यूस करोगे। देखिए दोबारा, द पार्टीज और देयर प्लीडर्स शैल प्रोड्यूस एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन in their possession or power on which they intend to rely and which has not already been filed in the court and all documents which the court had ordered to be produced। अब ये देखें, यहाँ पे वो सारी बातें भी आती जा रही हैं, ये सारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स है। देखें, एक बात अपने ना जहन में रखना है, प्लेट फाइल हुआ है, इसके बाद समन है, इसके बाद डिफेंडेंट आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक्स पार्टी हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ आ गया, उसने आके अपना रिटन स्टेटमेंट जमा करवा दिया है। अब कोर्ट के सामने है, कोर्ट ने यहाँ पे मेन जंक्चर क्या आता है इसके बाद प्रोसीडिंग्स में सूट की, कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम करने हैं। ठीक है, अब ये इश्यूज के पार्टीज के दरमियान असल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स कौन से हैं, चाहे वो लीगल है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड है, कौन से डिस्प्यूट्स हैं, कोर्ट उनको फ्रेम करेगी और फिर एविडेंस उनसे रिलेटेड लेके आएगी। अच्छा, अब ये इश्यूज जो फ्रेम करने हैं ना, वो ऑर्डर इससे नेक्स्ट है, ऑर्डर नंबर 14। अब इससे पहले जितनी भी इश्यूज, अब ये हम जितने चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ का हमने पढ़ा कि पार्टीज अपीयर होंगी, फिर उसके बाद वो इंटेरोगेटरीज वाला, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला, फिर उसके अलावा अब हम ये भी पढ़ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, ये WS रिटन स्टेटमेंट आने और इश्यूज फ्रेम होने के दरमियान हो रहे हैं, ये ज़हन में रखो। ये जितने भी हम ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ना, ये ऑर्डर 11, फिर एडमिशंस 12, ये 13, ये सारा कुछ ये इश्यूज फ्रेम होने से पहले हो रहा है यहाँ पे। अब ये इसमें देखें, पार्टीज आ गई, नहीं आई, फिर किसी को कहा डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट नहीं लेके प्रोड्यूस कर रहा, फिर कोई एडमिशंस हुए हैं पार्टीज के दरमियान या नहीं हुए, ये फिर यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट को रखना है, इम्पाउंड कर लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को मंगवाना है, सारा कुछ ये इन इश्यूज फ्रेम होने से पहले की प्रोसीडिंग्स है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स है। कोर्ट ने असल में यहाँ पे पहुँचना है कि भाई इन्हों के दरमियान रौला क्या है, जिस पे हमने फैसला देना है। जो एडमिशन हुए वो साइड पे, वो जो बातें मानी गई हैं उन पे तो नहीं ना एविडेंस मंगानी। इसीलिए एडमिशन का जब हमने ऑर्डर पढ़ा था लास्ट वाला, उसमें लिखा हुआ था जो एडमिशन आ गए हैं उसकी हद तक कोर्ट फॉरेन जजमेंट ही दे सकती है, कोई पार्टी अप्लाई भी कर सकती है
कि जी इस हद तक एडमिशन हो गया, आप फैसला दे दें। लेकिन ये एडमिशन निकाल दिए, उसके बाद ये सिर्फ डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं जिन पे पार्टीज नहीं एग्री, और इन पे फैसला देना, ये सारी स्ट्रगल कोर्ट कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एफआईआर रजिस्टर हुई, उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है ना, क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान जमा होता है, कोर्ट अपनी ये पुलिस अपनी फाइंडिंग देती है। उसके बाद मेजर स्टेप क्या आता है, वहां पे आता है चार्ज फ्रेम होता है, जिसको हम कहते हैं फर्दे जुर्म। ऐसे ही था ना। अब ये एफआईआर से लेके ये जो बीच वाला सारा प्रोसीजर हुआ है, एविडेंस कलेक्ट की जा रही है, कौन कौन सा मवाद है, उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भाई ये जो एक्यूज है इस पे इल्ज़ाम क्या है, कितना मटेरियल आ गया। अब इसके बाद सारी एविडेंस यहाँ पे शुरू हो जानी होती है, और सेम लाइक इश्यूज के बाद ट्रायल शुरू है और एविडेंस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेम लाइक फर्दे जुर्म है, यहाँ पे इश्यूज सेटल किए जाते हैं। उससे पीछे यहाँ पे क्रिमिनल में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखो WS आने के बाद क्या हो रहा है, एडमिशन हो रही है। इसके अलावा पार्टीज इंटेरोगेटरीज एक दूसरे को सवालनामे भेजती हैं कि भाई बताओ इसका क्या, इस फैक्ट के बारे में क्या कहते हो, इस डॉक्यूमेंट के बारे में आप क्या कहते हो। तो ये सारे काम प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, इश्यूज फ्रेम करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो से 11, 12, 13 ऑर्डर्स हैं ना, प्रैक्टिस में इनको उस तरह यूज़ नहीं किया जाता, किया जाना चाहिए, लेकिन एज सच होते नहीं है, उतना स्ट्रिक्टली इनको फॉलो नहीं किया जाता। हमारे यहाँ होता क्या है, दावा आया, जवाब दावा आया, नेक्स्ट डेट रखते हैं, ठा करते जज साहब सारे इश्यूज फ्रेम कर देते हैं, वो दावा जवाब दावा डॉक्यूमेंट्स को देख के। ठीक है, लेकिन असल प्रोसीजर्स ये हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर यहाँ तक समझ नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये होता क्या जा रहा है। कभी इंटेरोगेटरीज आ रही हैं, कभी एडमिशन्स का, अब ये नया डॉक्यूमेंट्स का आ गया है। ये सारे काम कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम करने से पहले करने हैं। अगर कोर्ट चाहे कोई पार्टी एप्लीकेशन दे दे तो ये सारे काम होंगे। बस इतना ज़हन में रखें, सेम लाइक एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सिविल केस में हो रही है जो कि कोर्ट कर रही है। किस लिए कर रही है? कि उसने इश्यूज फ्रेम करने। जहाँ तक अगर समझ नहीं आई मेरी बात की, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि ये यहाँ पे आके ना अक्सर मैं खुद शुरू में बड़ी मुझे कन्फ्यूजन होती थी कि ये चल क्या रहा है CPC में, कभी कहीं पे। लेकिन इसको फ्लो को ना, आपने जब CPC पढ़नी है, फ्लो को जहन में रखा करो, फिर उसके अंदर चीज़ें फिट होती जाती हैं खुद ब खुद। अब मैंने आराम से 11, 12, 13 साइड पे एक निकाल के रख दिए कि भाई इश्यूज फ्रेम होने से पहले ये सारे काम हो सकते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। अब इनमें है क्या, वो हमारे सामने, हम उनको पढ़ते जा रहे हैं। कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ते हुए कंफ्यूज ना हो। ये 11, 12, 13 ऑर्डर में जितनी चीज़ें हैं, ये कोर्ट इशू फ्रेम करने से पहले इनमें से कुछ भी कर सकती है, जो वो करना चाहे। हो सकता है किसी वकील ने कोई एप्लीकेशन दे दी, ये डॉक्यूमेंट में गाओ। किसी को वकील ने एप्लीकेशन दे दी, हमने इंटेरोगेटरी भेजनी है। किसी को वकील ने एप्लीकेशन दे दी कि ये एडमिशन हो गया, इस पर आप फैसला दो। तो ये घबराना नहीं है, ये इन प्रैक्टिस जब आप जाओगे तो आप ये बहुत कम होता हुआ देखोगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि ये इश्यूज, असल मामला, असल झगड़े तक पहुंचने के लिए कोर्ट ने ये चाहे सारी चीज़ें करनी चाहे तो वो कर सकती है, कोई एप्लीकेशन पार्टी दे सकती है। लेकिन एक बात और, यहाँ पे हर चीज़ इन कोर्ट ने ऑर्डर करनी है, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर करनी है। हर पार्टी ने कुछ भी करना है सिविल केस में, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे देनी है, फलाने ऑर्डर फलाने रूल के तहत। जज साहब ने फिर उस पर फैसला करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे आ जाओ। यहाँ तक हो गया जी कि कोर्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है,
सब रूल 2 में क्या है, द कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस्ड provided that they are accompanied by an accurate list thereof prepared in such form। अब ये कह रहे हैं कि जो कोई डॉक्यूमेंट मंगवाएगी, कहेगी कि प्रोड्यूस करो, वो प्रोड्यूस किए जाएंगे और उस रूल्स के अकॉर्डिंगली जो हाई कोर्ट ने कहा वो रूल्स वगैरह सारे, ये ऑर्डर 7 में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट कैसे आपने प्रोड्यूस करने हैं, वो सारा कुछ। और रिटन स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लिस्ट साथ लगाई जाती है, वो कह रहे हैं लिस्ट जो आपने साथ लगा के वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करने। Sub rule 3, on production of documents under this rule the court may call upon parties to admit or deny documents produced in the court and record their admissions or as the case may be their denial। कितना मज़ेदार बात है, देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी तक उन्होंने अपने दावे या जवाब दावे के साथ नहीं लगाए। उन्होंने कहा हम रिलाई करेंगे, कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है। कोर्ट उनको कहेगी कि भाई फर्स्ट हेयरिंग पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ जाओ, प्रोड्यूस करवाएगी। प्रोड्यूस हो गए वो डॉक्यूमेंट जो कि पहले नहीं थे। अब कोर्ट यहाँ पे किसी भी पार्टी को कहेगी कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट को क्या एडमिट करते हो या इसको डिनाई करते हो, भाई मानते हो इसको या नहीं मानते हो। अगर उसने कहा कि हाँ एडमिट कर रहे हैं तो उस हद तक फैसला आ जाएगा। अगर वो कह रहा है नहीं मैं इस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर रहा हूं, तो इस डॉक्यूमेंट की डिनाइल की सूरत में क्या हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक इशू फ्रेम हो जाएगा। समझ आई ना? डॉक्यूमेंट को जब एक पार्टी डिनाई कर रही है, एक पार्टी असर्ट कर रही है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये देखें जी इसका और मेरा मुआहदा हुआ था, दूसरी कह रही है नहीं ये डॉक्यूमेंट ही गलत है, डिस्प्यूट आ गया ना, इनमें ये फैक्ट डिस्प्यूटेड है, इसको अब कैसे डिसाइड किया जाएगा। कोर्ट इससे रिलेटेड एक इशू फ्रेम कर देगी, क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, क्या ये इसको अगर वो सिरे से इनकार कर रहे हैं या वो कंटेंट्स में कोई भी डिस्प्यूट उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब ये कोर्ट के सामने आ गया, भाई ये जो डॉक्यूमेंट ये पार्टी कह रही है ना हमने प्रोड्यूस करना है, दूसरी इसको इनकार कर रही, अब इससे रिलेटेड मैं इशू फ्रेम करूँ, ठीक हो गया ना। तो इस तरह ये एक इशू फ्रेम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जी, रूल 2 में इफेक्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया रूल 1 में कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करो, ज़रा लेके आओ जो आपने साथ नहीं लगाए। अगर कोई पार्टी उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे देख लें। नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द पोजेशन और पावर ऑफ एनी पार्टी which should have been but has not been produced in accordance with the requirement of rule 1 shall be received in subsequent stage of the proceedings unless good cause is shown to the satisfaction of the court for the non production and the court receiving any such evidence shall record। अब देखें कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, पार्टी ने नहीं प्रोड्यूस किया। अब फिर इसका यहाँ पे रूल 2 में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भाई आपने कोर्ट की बात नहीं मानी, हमने रूल 1 में कह दिया था इसको प्रोड्यूस करो, अब आपको हम इसकी सज़ा देते हैं। सज़ा क्या है, इस डॉक्यूमेंट को आप एविडेंस में यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको प्रोड्यूस करके इसको यूज़ नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। ये कितनी बड़ी सज़ा है कि एक डॉक्यूमेंट जिस पे आप रिलाई कर रहे हो, जिस पे आप ये कहते हो कि मैंने अपने दावे को जीतना है, वो डॉक्यूमेंट आप अब एविडेंस में ही नहीं दे सकते, है ना मेजर ये पेनल्टी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दो कि आपने क्यों इसको प्रोड्यूस नहीं किया था, तो कोर्ट अलाउ भी कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट अलाउ करेगी तो ऑब्वियसली उसकी वो रीजनिंग देगी, ये तो अंडरस्टूड बात है। देखिए एक और मैं आपको बात करूं, एक होता है, चले उसको मैं बाद में करूंगा, अभी वो मौका नहीं, ठीक है। रूल 2 तक कोई कंफ्यूजन नहीं। रूल 3, रिजेक्शन ऑफ इररेलेवेंट एंड इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, अब यहाँ पे किसी भी स्टेज की वो बात कर रहे हैं, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिजेक्ट एनी डॉक्यूमेंट विच इट कंसिडर्स irrelevant or otherwise inadmissible recording the ground of such rejection। देखें हमने जो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होती है ना, वो जो भी एविडेंस होगी
उसको दो बातें होती हैं। एक तो उसको रेलेवेंट होना चाहिए, हम क्यूएसओ में इसको पढ़ते हैं कि वो रेलेवेंट है। ये नहीं कि मेरा केस चल रहा है इस घर से रिलेटेड, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास मेरी डीड है, मैंने इससे रिलेटेड कोई अगर सूट फाइल किया है, मेरे पास पोजेशन नहीं है, मैंने सूट फाइल कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में मैं इस घर की अपनी टाइटल डीड लगाने की बजाय मेरा साथ वाला भी मेरा घर है, मैं उसका डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ, तो क्या मेरा वो डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है कि प्रॉपर्टी ये है जिससे रिलेटेड मैं सूट फाइल कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट मैं दूसरी का लगाई जा रहा हूँ, नहीं ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये क्यूएसओ का एक रूल है कि जो भी एविडेंस है उसको रेलेवेंट होना चाहिए, लेकिन रेलेवेंट के साथ एक और बात भी है कि उसको एडमिसिबल भी होना चाहिए। रेलेवेंट के साथ एडमिसिबल भी होगी तो आप उसको एविडेंस उससे रिलेटेड दे सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है लेकिन वो इनएडमिसिबल है, आप उसको पेश नहीं कर सकते, यानी जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं वो पूरी नहीं हो रही, उनके अकॉर्डिंगली वो एज एविडेंस नहीं आ सकता, तो फिर आप उसको वो भी नहीं एज एविडेंस वो लिया जाएगा उस फैक्ट को। देखें, एविडेंस के लिए याद रख ले वो रेलेवेंट भी हो और एडमिसिबल भी हो। अगर वो रेलेवेंट होगा और इन में एडमिसिबल होगा ना, फिर भी उसको एविडेंस में नहीं लिया जाएगा, सिंपल सी बात। एक भी हो, यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इररेलेवेंट है या फिर वो रेलेवेंट तो है बट इनएडमिसिबल है, उसको कानून शहादत ऑर्डर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको पेश नहीं किया जा सकता, तो फिर इस सूरत में आप उसकी नहीं उसको कर सकते हो, ठीक है। वो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगी। 4 में क्या है, इंडोर्समेंट ऑन द डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट एडमिट कर रही एविडेंस में कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट ही, उन पे एक इंडोर्समेंट देगी उससे रिगार्डिंग, ये सिंपल सा रूल 4 है। देखें, subject to the provisions of next following sub rule, there shall be endorsed on every document which has been admitted in evidence in the suit the following particulars, namely, तो उस पे क्या होगा, the number and title of the suit, endorsement क्या होगी उसका, किस दावे में दिया गया वो लिखा जाएगा, नेम ऑफ पर्सन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, जो पर्सन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, द डेट, वो जिस डेट पे उसको प्रोड्यूस किया, अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैविंग बिन सो एडमिटेड, तो जिस तरह उसको एडमिट किया गया वो लिखा जाएगा। सो ये इंडोर्समेंट, जो डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया ना कोर्ट में, उसके उस पर ये इंडोर्समेंट दी जाएगी, इसको पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। इंडोर्समेंट ऑन द कॉपीज ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन द बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये बड़ा सिंपल है। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी लास्ट डेट पे भी हमने बात की थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि वो बड़े बड़े उनकी जल्दें होती हैं, ये बिज़नेस के अकाउंट्स होते हैं, एंट्री बुक्स होती हैं, खाते होते हैं, लेजर्स जिनको भी हम कहते हैं, फिर बैंक्स के अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें इनकी कॉपी भी किसी एंट्री की दी जा सकती है, यहाँ पे ये बताया गया, उस पर भी इंडोर्समेंट होगी। अच्छा, वेयर अ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस इन द सूट इज़ एन एंट्री इन अ लेटर बुक और बुक शॉप और अदर अकाउंट इन करंट यूज़, यानी वो डेली यूज़ में है, किसी बिजनेस का खाता है वो डेली यूज़ में हो रहा है, लेकिन उसकी कोई अगर एंट्री को एडमिट कर लिया गया, द पार्टी ऑन हुज बिहाफ द बुक और अकाउंट इज प्रोड्यूस मे फर्निश अ कॉपी ऑफ द एंट्री। तो जब वो एडमिट ही हो गया तो वो कह रहे हैं क्योंकि ये करंट यूज़ में चल रहा है, बड़े बड़े खाते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो जो एंट्री एडमिट हुई है उसकी आप कॉपी भी कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक हो गया। जहाँ पे आ जाएगी पब्लिक रिकॉर्ड, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उनसे रिलेटेड सब रूल 2 है। देखिए, वेयर सच अ डॉक्यूमेंट इज एन एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फ्रॉम अ पब्लिक ऑफिस और बाई अ पब्लिक ऑफिसर और एन एंट्री इन द बुक ऑन अकाउंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्सन अदर दैन द पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ हु प्रोड्यूस, द कोर्ट में रिक्वायर अ कॉपी टू द एंट्री ऑफ द एंट्री टू बी फर्निश्ड। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, देखिए पब्लिक रिकॉर्ड से कोई लेके आ रहा है या फिर वही किसी पर्सन के कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, वो उनसे रिलेटेड भी आप वो कह रहे हैं कॉपी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने फिर वही उठा के लानी है। जब पब्लिक ऑफिसर लेके आ रहा है एक डॉक्यूमेंट को
किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, वो एक पब्लिक ऑफिसर खुद ला रहा है, तो वो कह रहे हैं कि उसकी कॉपी भी वो दे सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। रूल 3, वेयर अ कॉपी ऑफ एन एंट्री इज फर्निश्ड, where a copy of an entry is furnished under the foregoing provisions of this rule, the court shall, after causing the copy to be examined, compared and certified in the manner mentioned in Rule 17 of Order 7, mark the entry and cause the book, account or record in which it occurs to be returned to the person producing it. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं कि जी आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो, यही हम पढ़ के आ रहे हैं ना, चाहे पब्लिक रिकॉर्ड है या जो कोई बड़े बड़े खाते हैं, वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट के सामने उसकी कॉपी प्रोड्यूस की जाएगी ना, तो कोर्ट उसको एग्जामिन कर लेगी ओरिजिनल के साथ, और फिर ओरिजिनल उसको वापस कर देगी भाई हाँ जी ये ठीक है। वो अब पूरी बुक नहीं, उसमें से जो एंट्री डिस्प्यूटेड है या जिसको एडमिट किया जा रहा है उसकी हद तक कोर्ट कॉपी ले रही है, ओरिजिनल के साथ एग्जामिन करेगी, ओरिजिनल वापस कर देगी, कॉपी रिकॉर्ड में रह जाएगी। यही कह रहे हैं ना, where a copy of an entry is furnished under the foregoing provisions of the rule, the court shall, after causing the copy to be examined, compared and certified, कॉपी को सर्टिफाई अगर किया गया है, उसको कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया, उसको कोर्ट ने कंपेयर कर लिया ओरिजिनल के साथ, तो ओरिजिनल वापस, कॉपी रख लेंगे। कितनी सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। 6 में, जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया एज इनएडमिसिबल, कि भाई हम नहीं इसको एविडेंस में ले सकते, तो कोर्ट ने उस पर भी एंडोर्समेंट देनी है, भाई ये हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये सिंपल सी है। देखें, वेयर डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन एज एन एविडेंस बाई ईदर पार्टी इज कंसिडर्ड बाई अ कोर्ट टू बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस, देयर शैल बी इंडोर्स्ड thereon the particulars mentioned of clause A, B, C of sub rule 4, together with the statement of its having been rejected, and the endorsement shall be signed or initialed by the judge. देखिए सब रूल 4 में हम पढ़ के आ रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट एडमिट हुए हैं उन पे इंडोर्समेंट करनी है, उस पे सूट का नाम लिखना है, उस पे कौन पर्सन लेके आया, किस डेट को लेके आया, ये सारा कुछ लिखना था ना रूल 4 में। वो कह रहे हैं कि जब रूल 6 के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया गया कि एडमिसिबल नहीं है, फिर भी इंडोर्समेंट में ये सारी बातें भी लिखी जाएंगी, ये भी लिखा जाएगा कि जी इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ से लिखा जाएगा कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट है। साथ ही जज साहब उस पर साइन करेंगे अपने उस इंडोर्समेंट पे, या अपने इनिशियल करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चाहे एडमिट हो, तो उस पे ये एंडोर्समेंट ज़रूर होगी। ठीक है, अच्छा, एवरी रूल 7 में पढ़ रहा हूँ, एवरी डॉक्यूमेंट विच हैज़ बिन एडमिटेड इन एविडेंस और अ कॉपी देयर ऑफ वेयर अ कॉपी हैज़ बिन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल अंडर रूल 5 शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। अब ये कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट एडमिट हो रहे हैं, कोर्ट उनको ले रही है, जो भी डॉक्यूमेंट की अगर को कॉपियाँ जो हमने रूल 5 में पढ़ के आए कि भाई खाते नहीं उठा के कोर्ट ने रखने, उनकी एंट्रीज की कॉपीज़ जो कि कोर्ट ने कंपेयर कर ली हैं वो अपने पास रख ली हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी ये एडमिट होंगी तो कोर्ट इन डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगी, यानी रिकॉर्ड का हिस्सा जो इस दावे की फ़ाइल है ना वो उसके साथ रहेंगे, वो पार्टियों को नहीं मिलने, वो उस रिकॉर्ड में आ जाएंगे कि भाई ये अब इस जो फाइल है ना इसका पार्ट है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है इस केस की। ये इतनी सी बात है। 2, documents not admitted in the evidence shall not form part of the record and shall be returned to the person respectively producing them। जो एडमिट ही नहीं हुए उनको तो फिर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, वो कह रहे हैं कि जो रिटर्न भी कर देंगे जिस पर्सन ने उसको प्रोड्यूस किया। सिंपल सी बात है। 8, कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। अब ये इम्पाउंड होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट अपने पास रख लेती है, अब ये उससे रिलेटेड है। ये रूल 5(7) के अलावा कह रहे हैं, और इन रूल 17(7) द कोर्ट में इफ इट सीज सफिशिएंट कॉज डायरेक्ट अ डॉक्यूमेंट और अ बुक प्रोड्यूस बिफोर इट in any suit to be impounded and kept in the custody of an officer of the court for such period and subject to such conditions as the court thinks fit। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट इम्पाउंड कर सकती है, अपने पास रख सकती है, वो कोर्ट की कस्टडी में चला जाएगा, कोर्ट के ऑफिसर के पास होगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई
कोई एंड कोई बड़ी बुक है, कोई खाता है, कुछ भी है, कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकती है। ठीक है। 9 रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये तीसरी बात आ गई है, रिटर्न। पहला प्रोड्यूस करवाना है, कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए, प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप एविडेंस में नहीं यूज कर सकते हो। इम्पाउंड का आगे के कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकती है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, रिटर्न, कि डॉक्यूमेंट को रिटर्न कब कोर्ट कर सकती है जो बंदे ने प्रोड्यूस किया था। एडमिटेड डॉक्यूमेंट, मैं रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। रिजेक्टेड लास्ट वाले में हम पढ़ के आए हैं ये रूल 7 में कि जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है, जिसको एविडेंस में ही नहीं लिया, वो तो कोर्ट वापस करेगी, जाओ ले जाओ, हमने क्या करना है। ये वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट को एविडेंस में एडमिट किया जा रहा है उनकी रिटर्न की बात हो रही है, रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स की नहीं, एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स की। अब 9 का रूल 1 देखें, ये वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एनी पर्सन वेदर अ पार्टी टू अ सूट और नॉट, कोई पर्सन चाहे वो इस सूट में पार्टी है या नहीं है, ठीक हो गया, desirous or of receiving back any document produced by him in the suit and placed on the record shall, unless the document is impounded under rule 8, be entitled to receive back the same। वो कह रहे हैं कि जब किसी पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, वो एडमिट हो गया, अगर तो वो डॉक्यूमेंट इम्पाउंड नहीं ना किया गया तो फिर वो उसको वापस ले सकता है, उसको रिटर्न करवा सकता है एडमिटेड डॉक्यूमेंट को। लेकिन अगर इम्पाउंड हो गया फिर नहीं कोर्ट ने करना, लेकिन अगर इम्पाउंड नहीं हुआ फिर वो वापस हो सकता है। आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं? बराबर। अच्छा जी, अच्छा, अब इसमें आगे कंडीशंस बता रही हैं, बता रहे हैं कि किन सूरतों में वो रिटर्न होगा। ए, वे द सूट इज़ वन इन विच एन अपील इज़ नॉट अलाउड व्हेन द सूट हैज़ बिन डिस्पोज्ड ऑफ, जहाँ पे अपील उसने फाइल की, सूट डिस्पोज ऑफ हुआ, फिर अपील में गया, अपील अलाउ नहीं हुई तो डॉक्यूमेंट को आप रिटर्न करवा सकते हो। दूसरा, वे द सूट इज़ वन इन विच अपील इज़ अलाउड, या फिर एक ऐसा सूट है जिसमें अपील अलाउ हो गई है, पहले में अपील अलाउ नहीं हुई तो फाइनल हो गया फैसला, तो रिटर्न कर सकते हैं। वे द सूट, जहाँ पे दूसरी बात, जहाँ पे सूट में अपील अलाउ नहीं हुई, अपील डिसमिस हुई है, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द टाइम फॉर प्रेफरिंग एन अपील हैज़ elapsed and that no appeal has been preferred, or if an appeal has been preferred when the appeal has been disposed of। देखें, पहले था कि अपील अलाउ नहीं हुई, सॉरी अपील अलाउ हो गई, पहली बात आ गई ए में, डॉक्यूमेंट रिटर्न, यही था ना, वेयर अपील इज सॉरी नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरे में था कि अगर अपील अलाउ हो गई है या फिर अपील प्रेफर ही नहीं की गई, अपील दायर ही नहीं की गई, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनलिटी हो जाएगी ना उस जजमेंट को। जब अपील का टाइम ही गुजर गया, अपील फाइल ही नहीं हुई, तो वो जजमेंट फाइनल होगी, उसको फाइनलिटी मिल गई, तो इस सूरत में भी डॉक्यूमेंट को रिटर्न करवाया जा सकता है, लेकिन इम्पाउंडेड नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ प्रोवाइजो क्या आएगा, प्रोवाइडेड दैट अ डॉक्यूमेंट मे बी रिटर्न एट एनी टाइम अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस रूल if the person applying therefore delivers the to the proper officer a certified copy to be substituted for the original and undertakes to produce the original if it's sold। वो कह रहे हैं कि एक इससे अलावा भी पहले भी कोई बंदा अगर उसने कोई, मेरा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैंने कोई सूट चल रहा था, मैंने उसमें वो कोर्ट में जमा करवा दिया है, लेकिन मुझे उसकी अर्जेंटली ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि ये फैसला अपील इससे पहले मुझे वापस मिल जाए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पर्सन के पास पावर होगी कि वो जाके उसकी एक कॉपी जमा करवा दे और साथ ये अंडरटेकिंग दे दे कि भाई जब आप कोर्ट मुझे कहेगी ना मैं ओरिजिनल प्रोड्यूस कर दूंगा, तो इस सूरत में भी उसको वो डॉक्यूमेंट रिटर्न किया जा सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो डॉक्यूमेंट शैल बी रिटर्न विच बाई फोर्स ऑफ द डिक्री हैज़ बिकम होली वॉइड और यूजलेस।
हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो केस में डिक्री आ गई है उसमें वो बिल्कुल वॉइड हो गया डॉक्यूमेंट, अब वो बेकार है, उसको वापस नहीं करना। अगर उसको वापस कर दिया तो वो तो फिर मिसयूज़ करेंगे उसका, फिर दोबारा उसकी बेस पे कोई दोबारा लिटिगेशन वगैरह ना शुरू हो जाए। तो ये भी देखना है, जहाँ पे डिक्री पास हो गई है और किसी डॉक्यूमेंट को सॉरी शैल बी रिटर्न बाय द फोर्स ऑफ डिक्री हैज़ बिकम, कोई डॉक्यूमेंट डिक्री में आ गया कि ये डॉक्यूमेंट वॉइड है, गलत है, तो उसको नहीं फिर वापस किया जाएगा, जो मर्जी हो जाए। रूल टू, सब रूल टू, ऑन द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस अ रिसीट शैल बी गिवन बाय द पर्सन रिसीविंग इट। जब डॉक्यूमेंट वापस कर रहे हो ना, रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें जो बंदा रिसीव कर रहा है वो एक अपनी रसीद देगा कि जी मैंने रिसीव कर लिया। ये तो सिंपल सी बात है, रसीद तो हमेशा ही ली जाती है। यहाँ पे कोर्ट में भी वो रसीद देगा कि भाई ओरिजिनल मैंने रिसीव कर लिया। रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, अच्छा 10, रूल 10 क्या कह रहा है इसका, कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर, अच्छा ये इसमें ये बताया गया कि कोर्ट किसी की एप्लीकेशन पे या ऑन इट्स ओन भी क्या कर सकती है, किसी दूसरे केस का रिकॉर्ड मंगवा सकती है, या कोई भी डॉक्यूमेंट को वो कहीं से भी मंगवा के उसको इंस्पेक्ट कर सकती है अगर उसको ज़रूरी लगता हो। इसमें यही है, देखें, द कोर्ट मे ऑफ इट्स ओन मोशन और एंड मे इन इट्स डिस्क्रिशन अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट send for either from its own record or from any other court the record of any other suit or proceedings and inspect the same। यानी कोर्ट क्या कर सकती है, किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दे दिया कि जी फलाने केस में भी ये है बात, ज़रा उसका रिकॉर्ड मंगवा लें। वो कोर्ट वो रिकॉर्ड चाहे उस कोर्ट की अपनी अदालत में हो, सेपरेट सूट है, या किसी दूसरी कोर्ट की अदालत में हो, कोर्ट उसको भी मंगवा सकती है। वो डॉक्यूमेंट भी इंस्पेक्ट कर सकती है कि जो बात ये कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक। अपने रिकॉर्ड में से किसी दूसरे केस से को भी वो इंस्पेक्ट कर सकती है, किसी दूसरी कोर्ट के रिकॉर्ड में से भी किसी दूसरे केस में भी उसको मंगवा सकती है और उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है। सब रूल 2, every application made under this rule shall unless the court be supported by an affidavit showing how the record material। अब वो ये रूल 2 में कह रहे हैं कि जो आपने एप्लीकेशन देनी है उसके साथ एफिडेविट होगा, एफिडेविट में आपने सेटिस्फाई करना होगा, जो पार्टी अगर एप्लीकेशन दे रही है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट या दूसरे रिकॉर्ड में से आप मंगवाओ, क्योंकि ये क्यों मटीरियल है, ये सारी वजह उसको बतानी पड़ेंगी, फिर ही कोर्ट यानी कोर्ट को सेटिस्फाई करोगे ना तो ही कोर्ट ऑर्डर करेगी। ऐसे नहीं कि किसी ने वन गुड मॉर्निंग जाके कोर्ट में कहा जी फलाने केस में से ये रिकॉर्ड मंगवा लें, जज साहब ने कहा मैं हाजिर, ऐसे नहीं होना। बाकायदा रीजनिंग देनी पड़ेगी और कोर्ट ने भी बुलाना है तो उसको भी रीजनिंग मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड द एप्लीकेंट कैन नॉट विदाउट अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंसेस ऑब्टेन, अगर एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो वो भी उसने पे करने हैं जो एप्लीकेशन दे रहा है। एंड दैट द प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल इज नेसेसरी फॉर द पर्सन। Sub rule 3, nothing contained in this rule shall be deemed to enable the court to use in evidence any document which under the law of evidence would be any। अच्छा यहाँ पे ये सीधी सी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट ठीक है मंगवा सकती है किसी दूसरे केस के रिकॉर्ड में से भी, आप चाहे उसके पास है चाहे दूसरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं, जो रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, उसको एविडेंस में इस केस में यूज़ करना शुरू कर दें। उनको वहाँ पे कोर्ट को QSO कानून शहादत ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कानून शहादत ऑर्डर कह रहा है कि यस आप दूसरे केस के रिकॉर्ड को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एविडेंस, तो ही किया जाएगा, अदरवाइज कोर्ट भी नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन कोर्ट बुला के इंस्पेक्ट ज़रूर कर सकती है। अगर अलाउ नहीं कर रहा QSO तो फिर उन डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस में यूज़ भी नहीं किया जाएगा किसी दूसरे केस के। 11 प्रोविजंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाई टू मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। अब ये कह रहे हैं कि जो the provisions herein contained as to documents shall as far as may be apply to all other material objects producible as evidence। जो दूसरे ऑब्जेक्टिव, अब ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी कोई चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह, ये रूल उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ये था हमारा ऑर्डर नंबर 13, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछो। सरफराज जाग रहे हो कि सो गए हो?
ये आप मेरे बोलने में शायद कभी आपको समझ ना आती हो, जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ोगे इसको खुद तो याद आ जाएगा। वैसे मैंने वैसे भी साथ रिकॉर्डेड तो मैं भेज ही दूँगा, कुछ मुश्किल नहीं। बस ये सोच के पढ़नी है सीधी सी। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आ गए हैं जी इस जगह पे हम। ऑर्डर नंबर 14, इसी का सारा रौला हमारा डला हुआ था अभी तक का। पहुंच गए हैं यहाँ पे, क्या है अब इसमें देख लेते हैं। 7 सारे इसके रूल्स हैं, बहुत ईजी देखें। अच्छा जी, पहुंच गए हैं दोनों। यहाँ पे रूल 1 देखो, ये 7 रूल हैं लेकिन बड़े इजी हैं, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। वैसे भी जितना हमने इश्यूज को खाप लिया ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सब रूल 1 क्या है इसका? इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी। सीधी सी बात है, एक पार्टी किसी प्रोपोजिशन को असर्ट कर रही है, दूसरी इसको डिनाई कर रही है। ये क्या है? डिस्प्यूट है। अब ये प्रोपोजिशन ऑन फैक्ट्स भी हो सकती है, ऑन लॉ भी हो सकती है। देखिए ये जो इश्यूज है ना, ये 2 तरह के होंगे, ऑन लॉ, ऑन फैक्ट्स। ए ने बी पे दावा दायर ये किया है कि ये जो घर है ये ए का है। ए ने कहा ये घर मेरा है, ठीक है। बी इसको कहता है नहीं, गलत बात, ये घर आपका नहीं है, ये घर तो सी का है, आपका किधर से आ गया? एक फैक्ट को किसने एजर्ट किया है? ए ने, कि घर मेरा है। उसको डिनाई कौन कर रहा है? बी। तो ये जो फैक्ट है, ये ऑन इशू है ना, सॉरी, ये जो इशू है ऑन फैक्ट है, एक फैक्ट जो है। अब लॉ पे आए, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि ये घर मेरा है, ठीक है। बी ने कहा नहीं भाई, आपका तो ये दावा ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन थी सिर्फ 3 साल, आपने 10 साल के बाद दावा दायर कर दिया, तो ये तो बार्ड बाई लॉ है, आप नहीं कर सकते। आपको लिमिटेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो इनके दरमियान डिस्प्यूट है, ये ऑन लॉ एक लीगल पॉइंट पे है। तो ये जो दोनों इश्यूज फ्रेम हो रही हैं, एक फैक्ट पे हो रहा है, एक ऑन लॉ हो रहा है। सीधी सी बात है ना, ये जो प्रोपोजिशन है फैक्ट पे भी हो सकती है, लॉ पे भी हो सकती है, जिसको एक असर्ट करता है, दूसरा डिनाई करता है। ये इसमें बताया गया। सब रूल 2, मटीरियल प्रोपोजिशंस आर दोज प्रोपोजिशंस ऑफ लॉ और फैक्ट which a plaintiff must allege in order to show a right to sue, or a defendant must allege in order to constitute his defense। अब ये दोनों वही बातें आ गई हैं ना, लॉ पे भी होंगी, फैक्ट पे भी होंगे इशू, ये इतनी सी बात है। 3, each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form subject to a distinct issue।
यानी एक असर्ट कर रही है, दूसरी उसको डिनाई कर रही है, वही इशूज ऑफ टू काइंड, इशू ऑन फैक्टर एंड इशू ऑन लॉ। ये इसमें सिंपल सी वही फिलॉसफी है सारी। एक फैक्ट एक असर्ट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, ये इशू है उनके दरमियान। ये ऑन फैक्ट भी हो सकता है और लॉ भी हो सकता है, इसी को कोर्ट ने फ्रेम कर देना सब। अच्छा, इसका रूल 5 क्या है? एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शैल आफ्टर रीडिंग द प्लेंट। अब यहाँ पे प्रोसीजर बता रहे हैं कि फर्स्ट हियरिंग आ गई, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट ने अपना जुडिशल माइंड को अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह रहे हैं आफ्टर रीडिंग प्लेंट, कोर्ट ने पहले जनाब प्लेंट को पढ़ा एंड द रिटन स्टेटमेंट के साथ ही रिटन स्टेटमेंट को पढ़ लिया। इफ एनी एंड आफ्टर सच एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हमने ऑर्डर 10 पढ़ा है ना, कि पार्टीज आएंगी, उनसे सवाल जवाब होंगे, जज साहब करना चाहें वो करेंगे, ठीक है। एज मे अपीयर नेसेसरी असर्टन अपॉन व्हाट मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ द पार्टीज आर एट वेरियंस, कि कौन से ऐसे फैक्ट्स और लॉ पे जो पार्टीज हैं वो एट वेरियंस हैं, उनमें इख्तलाफ है। एंड शैल देयर अपॉन प्रोसीड टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इशूज ऑन विच द राइट डिसीजन ऑफ द केस अपीयर्स टू डिपेंड। तो इसके बाद ये सारे काम करने के बाद कोर्ट ने ये इश्यूज फ्रेम कर देने हैं। अच्छे इश्यूज जो होते हैं ना फ्रेम, वैसे बता दूं, ये नंबरिंग में होते हैं, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3। फिर ये इशू बताया जाएगा कि क्या ये प्रॉपर्टी एक ही है, और ओनर्स टू प्रूव किस पे होगा, प्लेंटिफ पे, ओपीपी। क्या इसमें ये दावा बार्ड बाय लॉ है, ये ओनर्स टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट, यानी ये बात को प्लेंटिफ ने प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, इस इशू को डिफेंडेंट ने प्रूव करना है कि भाई ये दावा तो बार्ड बाय लॉ है। तो ये इस तरह नंबरिंग में कोर्ट इश्यूज को फ्रेम करती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के भी और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के भी। Nothing in this rule require the court to frame and record issues where defendant is at first hearing of the suit makes no defense। अगर कोर्ट दावा ही उसने आके जवाब दावा ही नहीं दिया तो फिर कौन से इश्यूज फ्रेम होने हैं? इश्यूज तो तभी फ्रेम होंगे ना जब पार्टीज एक रिजल्ट कर रहा है, एक डिनाई कर रहा है। अगर वो आया ही नहीं है, उसने आके अपना डिफेंस ही नहीं दिया, उसने जवाब दावा ही नहीं जमा करवाया, आ गया जवाब दावा नहीं जमा करवाया, तो उसका क्या डिफेंस बचा? तो कौन सा फिर इशू फ्रेम करने हैं कोर्ट ने? तो फिर तो ज़रूरत नहीं ना होगी, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, रूल 2 issues of law and of fact where issues both of law and of fact arise in the same suit and the court is of the opinion that the case or any part thereof may be disposed of on the law on the issues of law only। अच्छा, ये अब कह रहे हैं कि अगर कोई एक दावा है, एक सूट है, उसमें ऑन फैक्ट भी हैं इश्यूज और ऑन लॉ भी इश्यूज हैं, ये दोनों मौजूद है, ठीक है। लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि अगर सिर्फ मैं ये लॉ वाले इश्यूज को डिसाइड कर दूं ना तो दावे का फैसला हो सकता है, यही कहा गया। देखें, द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द केस और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी डिस्पोज्ड ऑफ, इस पूरे का पूरा दावा या उस दावे का कुछ पार्ट डिसाइड हो सकता है ऑन द इश्यूज ऑफ लॉ ओनली, कि सिर्फ लॉ वाला जो इशू है ना इसको डिसाइड कर दो तो पूरे का पूरा सूट या उसका कोई पार्ट डिसाइड हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। इट शैल ट्राई दोज इश्यूज फर्स्ट, तो पहले इनको डिसाइड किया जाएगा। एंड फॉर दैट पर्पज मे इफ इट थिंक्स फिट पोस्टपोन द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ऑफ द फैक्ट अंटिल आफ्टर द इशू ऑफ लॉ हैज बीन डिटरमिन्ड। तो कोर्ट पहले इसको डिसाइड करेगी, जो लॉ वाले हैं इनको पहले डिसाइड करेगी, इसको बाद में देखा जाएगा, ये पोस्टपोन हो जाएंगे। पहले इसको डिसाइड करेगी, अगर केस डिसाइड हो रहा है तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ पे दोनों हो और कोर्ट की ओपिनियन हो, फिर ये लॉ वाला पहले वो डिसाइड करके दूसरे को पोस्टपोन कर देंगे। रूल 3, अच्छा, मटेरियल्स वो कौन कौन से हैं जिनसे कोर्ट ने इश्यूज को फ्रेम करना है। अब ये वही बात है, पढ़ने वाली है। The court may frame the issues from all or any of the following materials, या तो इन सारों से करेगी या इनमें से कुछ जो रेलिवेंट होंगी उनसे रिगार्डिंग। एलिगेशंस मेड ऑन ओथ बाय द पार्टीज, अगर पार्टीज ने ऑन ओथ एलिगेशन लगाए हैं, और बाय एनी पर्सन प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ और मेड बाय द प्लीडर्स ऑफ सच पार्टी, पार्टी ने ऑन ओथ आके ना
कोई एलिगेशन लगा दिया, तो इस पे भी फैक्ट वो कहते हैं बना सकते हैं। एलिगेशंस मेड इन द प्लीडिंग्स एंड इन आंसर टू द इंटेरोगेटरीज डिलीवर्ड इन द सूट। वही बात आ गई ना, प्लीडिंग्स क्या है, दावा और जवाब दावा। वो कह रहे हैं इससे भी बना सकते हैं, दोनों को पढ़ेंगे साइड बाय साइड जज साहब और देखेंगे कौन से इनमें इश्यूज हैं जिनको मुझे फ्रेम करना चाहिए। या जो इंटेरोगेटरी जो सवालनामे भेजे थे, प्लेंटिव ने डिफेंडेंट को भेज दिया इस बात का जवाब दो, डिफेंडेंट ने प्लेंटिव को अगर भेज दिया, जो इंटेरोगेटरीज हुई हैं उनसे उनको भी कोर्ट देख के इश्यूज को फ्रेम कर सकती है, उनमें भी काफ़ी सारी बातें आ सकती हैं। 3, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बाई ईदर पार्टी। अब जो डॉक्यूमेंट्स तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं वो जो प्रोड्यूस किया है ना, उनको भी सामने रख के कोर्ट चाहे तो इश्यूज को फ्रेम कर सकती है, सिंपल सा था। 4, द कोर्ट में एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इश्यूज फ्रेम करने से पहले भी ना कोर्ट अगर चाहे तो एग्जामिन कर सकती है विटनेसेस को, किसी भी विटनेस को इश्यूज फ्रेम करने से पहले कोर्ट एग्जामिन। वैसे नॉर्मल तो ये है कि विटनेसेस यहाँ पे एग्जामिन होंगे ना, इश्यूज फ्रेम हो गया उसके बाद प्लेंटिफ अपने विटनेसेस लेके आएगा, उसके बाद डिफेंडेंट अपने लेके आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये इशू फ्रेम करने से पहले भी कोर्ट चाहे तो विटनेस को एग्जामिन कर सकती है। देखें वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, लेकिन कोर्ट की ये ओपिनियन होनी चाहिए वो इटसेल्फ सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट द इशू कैन नॉट बी करेक्टली फ्रेम्ड without the examination of some person not before the court or without the inspection of some document not produced in the suit। कोर्ट को ये लगता है कि भाई मैं तो इशू सही तरह फ्रेम ही नहीं कर सकती हूँ जब तक कोई डॉक्यूमेंट मेरे सामने ना हो, या कोई विटनेस या कोई ऐसा पर्सन जो मेरे सामने नहीं है मैं उससे कुछ बातें ना पूछ लूँ। अब यहाँ पे आ गया ना प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वाला, हमने लास्ट ये ऑर्डर पढ़ा है ना, कोर्ट कहती है अभी डॉक्यूमेंट अपने ले आओ, ये जो आपने लिस्ट में साथ नहीं ना लगाए ज़रा लेके आओ, मैंने इनको देखना है। वो क्यों देख सकती है, इसको इशू फ्रेम करने के लिए भी देख सकती है। तो यही बात हो रही है ना, किसी भी बंदे को कह सकते हैं कि आप आओ जी मेरे सामने आओ और आके इन सवालों का जवाब दो। किसी पार्टी को कह सकती है मैंने इश्यूज को फ्रेम करना है। मैंने आपको कहा था कि इशू फ्रेम करने से पीछे जितने भी ऑर्डर ये चल रहे हैं 8 के बाद, ये सारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हमने रियल डिस्प्यूट को पहले फाइंड आउट करना कि है क्या, फिर उन पे हम एविडेंस लेके उनको इनके केस को डिस्पोज ऑफ करेंगे। It may adjourn the framing of issues of a future day and may compel the attendance of any person and production of any document by the person in whose possession or power। वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ये भी करेगी, पोस्टपोन कर देगी कि मैं इश्यूज अभी नहीं फ्रेम कर रही हूँ, पहले ये उस बंदे को बुला लेगी फिर उस डॉक्यूमेंट को कहेगी प्रोड्यूस करो, जिसके भी पोजेशन में ये सारे काम भी कोर्ट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने राइट अपने इश्यूज को फ्रेम करना है कि कौन से मेन है। अच्छा, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज। अब ये पावर किसके पास है कि इश्यूज फ्रेम हो गए हैं उनको अमेंड करवाना है, किसी को स्ट्राइक आउट करवाना है। ऑब्वियसली कोर्ट के पास पावर है, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन भी दे सकती है। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री, यानी फैसला होने से पहले, डिक्री आने से पहले किसी भी टाइम अमेंड द इशू और फ्रेम एडिशनल इशूज ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट। या तो जो पहले बनाए गए हैं उनको अमेंड भी कर सकती है या एडिशनल भी। अब कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर दी हैं 3, मैंने एप्लीकेशन दे दी जैसा ये गलत हो गया, ये 3 नहीं, इसमें ये इशू भी ऐड होना चाहिए। वो मैंने एप्लीकेशन दी, उसका जवाब आएगा, कोर्ट हम दोनों पार्टीज को सुनेगी, उसके बाद कोर्ट मेरी एप्लीकेशन को अलाउ करती है कि हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हो, इसमें ये इशू भी होना चाहिए, तो वो नंबर 4 एक और ऐड हो जाएगा। फिर ये इसी तरह मैं दे सकता हूँ कि जी ये पिछले वाले को अमेंड करो, ये गलत है, इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, या इसको डिलीट कर दो, इसको स्ट्राइक आउट करो, ये नहीं ठीक इशू है, इसको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, तो ये सारा एप्लीकेशंस के थ्रू ही चलता है, ठीक है। And all such amendments or additional issues as may be necessary for determining the matters in controversy between the parties shall be so made or framed। वही बात आ गई एप्लीकेशन। Sub rule 2, the court may also at any time before passing a decree strike out any issue that appear it to be wrongly framed or introduced। वही बात आ गई, अमेंड भी कर सकती है कोर्ट किसी इशू को, ऐड भी कर सकती है और स्ट्राइक आउट भी कर सकती है।
आप एप्लीकेशन दे दो, ठीक है, इट सेल्फ भी कोर्ट कर सकती है। अच्छा, सब रूल 6, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ में भी एग्रीमेंट बी स्टार्टेड इन फॉर्म। अच्छा, ये आप अगर इस ऑर्डर की हेडिंग देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और इश्यूज एग्रीड अपॉन। इश्यूज, ये देखना, इश्यूज एग्रीड अपॉन, इसमें क्या हुआ मोटा मोटा समझा देता हूँ, फिर वो इसकी समझ आ जाएगी। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये दोनों इन राइटिंग एग्री हो गए, एक इन्होंने अपना इशू फ्रेम कर लिया, इन राइटिंग इनका एग्रीमेंट हुआ कि भाई हमारे दरमियान ये इशू है, ये इशू इन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया, कोर्ट को कहा जी कि इसको आप डिसाइड कर दें। खुद पार्टीज इन राइटिंग एग्री हुई एक इशू पे और वो उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया कि जी हमारा यही आप डिसाइड कर दें। फिर इस इशू पे, अब यहाँ पे कोर्ट नहीं फ्रेम कर रही इशू, ये पार्टीज कर रही हैं। कोर्ट इस इशू को ट्राई करके इस पे जो फैसला देगी वो बाइंडिंग होगा, उस पर डिग्री आ जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोर्ट नहीं कर रही बल्कि पार्टीज आपस में एग्री हो रही, ठीक है। यही देखो अब, where the parties to a suit are agreed as to the question of fact or law to be decided between them। कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है उनके दरमियान जो दैट मे स्टेट द सेम इन द फॉर्म ऑफ एन इशू, तो वो उसका एक इशू बनाएंगी एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। इन राइटिंग उन्होंने एक एग्रीमेंट लिखना है कि भाई हमारे दरमियान ये जो इशू है ना, चाहे फैक्ट का है या लॉ का है, वट एवर, अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इन अफर्मेटिव और नेगेटिव ऑफ सच इशू। भी आप इसको डिसाइड कर दो, इसमें जो भी फैसला होगा जिसकी भी फेवर में होगा वो उसको माना जाएगा। ये है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें आगे फर्दर जो बातें कर रहे हैं, ए सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट और टू बी असर्टेंड बाय द कोर्ट और इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट शैल बी पेड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द अदर ऑफ देम और दैट वन ऑफ देम बी डिक्लेयर्ड एंटाइटल्ड टू द। ये वो कह रहे हैं कि वो इससे रिलेटेड भी कर सकते हैं कि भाई किसी सम को 10 लाख से रिलेटेड बना दें कि जी ये 10 लाख से डिसाइड कर दें आप ये किसको जाना है, या किसी राइट से रिलेटेड भी ये वो एग्री हो रहे हैं कि भाई आप ये हमारे दरमियान इशू है, इसको डिसाइड करो। देखो, अ सम ऑफ मनी ऑफ सच इशू, यानी इससे रिलेटेड ये इशू है, आप इस पे फैसला दे दो, हमें कबूल होगा। इसमें यही है। बी सम प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट एंड इन डिस्प्यूट in the suit shall be delivered by one party to another party and as they other। या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है कि ये जी ये जो घर है ना, इससे रिलेटेड आप बता दो ये ए का ये बी का, बस इस बात को आप डिसाइड कर दो। वो कोर्ट ने इस इशू को डिसाइड कर देना। ये भी एग्रीमेंट को बना सकती हैं, किसी सम ऑफ मनी से रिलेटेड, किसी राइट से रिलेटेड, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं अंदर, तो कोर्ट उस हद तक। C, one or more of the parties shall do or abstain from doing some particular act specified in the agreement relating to the matter to the dispute। वो किसी एक्ट से रिलेटेड भी कहते हैं भी ये काम फलानी पार्टी करे या उससे करने से abstain रहे, तो इसको भी वो अपना एग्रीमेंट में इससे रिलेटेड भी वो बना सकते हैं इशू। तो ये स्पेसिफिकली उन्होंने कह दिया कि भाई ये पार्टीज खुद से इश्यूज को एक इशू को फ्रेम करके इन राइटिंग कोर्ट में रख देंगे और कोर्ट उस पर फैसला दे देंगी। 7, कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट द एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ मे प्रोनाउंस जजमेंट। अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट तो चला गया कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने इसमें हल्की सी थोड़ी सी इंक्वायरी करनी होती है, भाई क्या ये अंडर कोर्शन कोई किसी फ्री कंसेंट के साथ किया जा रहा है ना, अगर सेटिस्फाई होगी उसको डिटरमिन करके तो फिर कोर्ट उस पर फैसला दे सकती है। यही लिखा हुआ है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अब कोर्ट ने सेटिस्फाई कैसे होना है? आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, वो इंक्वायरी करेगी कि भाई ये एग्रीमेंट है भी या नहीं, या ये जाली बना के ले आए हो, या किसी को डरा धमका के आपने बना लिया है। एज इट डीम प्रॉपर दैट द एग्रीमेंट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाई द पार्टीज, वो पार्टीज ने खुद ही किया
दैट दे हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द डिसीजन ऑफ सूट, वो उनका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वगैरह है इसमें। दैट द सेम इज़ फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड, तो कोर्ट ये भी देखेगी कि ये जो एग्रीमेंट में इशू लेके आए हो ये फिट भी है क्या, इस पर मैं फैसला दे भी सकती हूँ या नहीं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है, it shall proceed to record and try the suit, the issue, and state its finding or decision thereon in the same manner as the issue has been framed by the court. कोर्ट फिर अगर इन सारी बातों से सेटिस्फाई होगी, इस इशू को ऐसे ट्राई करेगी जैसे कोर्ट ने इसको खुद फ्रेम किया है, और फिर इस पर फैसला दे देगी अपना, यही है इसमें। एंड शैल अपॉन द फाइंडिंग और डिसीजन ऑन सच इशू प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में जो टर्म्स लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली वो जजमेंट भी अपनी देगी। एंड अपॉन जजमेंट सो प्रोनाउंस अ डिक्री शैल फॉलो, तो इसके बाद डिक्री भी आ जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन रूल 6 और रूल 7 ये दोनों कनेक्टेड है और बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्टीज खुद इश्यूज़ को फ्रेम करके देती हैं, अभी इस पर फैसला दे दो, तो ये भी है। अच्छा जी, डिस्पोजल ऑफ फ्रूट, अब ये मैं छोटा सा एक ऑर्डर है, इसको भी साथ ही आज कर देते हैं। कल हम ऑर्डर नंबर 16 से शुरू करेंगे। क्या फर्स्ट हेयरिंग पे, अब ये ऑर्डर 15 क्या है, फर्स्ट हेयरिंग, फर्स्ट हेयरिंग वो डेट जिस पे कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। कोर्ट के सामने सूट भी, प्लेंट भी है, रिटन स्टेटमेंट भी है, तो क्या यहाँ पे कोर्ट पहली डेट पे ही सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, उस पे फैसला दे सकती है? ये है, ये बड़ा छोटा सा एक ऑर्डर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। देखिए रूल 1 क्या कह रहा है इसका, पार्टीज नॉट एट इशू, यानी पार्टीज के दरमियान कोई इशू है ही नहीं, उस सूरत में कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ ही करेगी। कोर्ट ने जब उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट्स ही नहीं है, वो एक ने जो प्लेंट में क्या हो दूसरे ने सारी एडमिट कर ली है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो फिर कोर्ट ने क्या करना, स्ट्रेट अवे डिस्पोज ऑफ कर देना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि प्रैक्टिस के वाले से मैं बताऊँ, एक ने दावा दायर किया, प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट जो होता है उसकी तरफ से कहते होते हैं तस्लीमी जवाब दावा आ गया, यानी उसने सारा कुछ ही एडमिट कर लिया होता है। अब इसका मतलब पार्टीज़ के दरमियान कोई इशू तो है ही नहीं जिस पे कोर्ट ने एविडेंस मंगवानी है, इशू फ्रेम करने हैं, फैसले देने हैं। तो कोर्ट जब उनके दरमियान कोई रौला ही नहीं है, ए कह रहा ये घर मेरा है, प्लेंटिफ ने दावा किया, डिफेंडेंट ने आके कहा हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं, ये घर इसी का, पोजेशन इसके पास होना चाहिए, तो कोई डिस्प्यूट है उनके दरमियान। तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगी, फर्स्ट हेयरिंग पे ही फैसला दे देगी, सूट को डिस्पोज ऑफ कर देगी। यही कह रहे हैं, वेयर एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट इट अपीयर्स दैट द पार्टीज आर नॉट एट इशू ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, द कोर्ट में प्रोनाउंस एट वंस जजमेंट, वो फौरी फैसला ही कोर्ट ने दे देना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है रख के उसको चला के क्या करना। दूसरी बात, वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू, यानी बहुत सारे डिफेंडेंट थे, उनमें से कोई एक का मसला था बाकियों का नहीं था, उनकी हद तक क्या होगा, वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स दैन वन एंड एनी वन ऑफ डिफेंडेंट्स इज नॉट एट इशू विद प्लेंटिफ ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड द सूट शैल प्रोसीड। देखें, ए ने सूट फाइल किया, बी सी डी इन तीनों के अगेंस्ट, ये डी के अगेंस्ट इसका कोई मसला ही नहीं था, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, इसकी हद तक फैसला दे देगी जो भी देना है, और बाकियों की हद तक कोर्ट सूट चलता रहेगा। जब इनका दरमियान कोई इशू ही नहीं है, इसने तस्लीमी जवाब दे दिया, इसने एडमिट कर लिया सारी बातों को, तो इनका तो कोई डिस्प्यूट रहा ही नहीं, इनका तो कोई इशू रहा ही नहीं, तो इसकी हद तक फैसला आ सकता है ना इधर वे, फॉर एंड अगेंस्ट, बाकियों का वो चलता रहेगा। कितनी सिंपल सी बात है। अच्छा 3 में क्या कह रहे हैं, पार्टीज एट इशू, अब यहाँ पे है थोड़ा सा मसला, वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड इशू हैव बिन फ्रेम्ड, पार्टीज के दरमियान इश्यूज हैं और इश्यूज को फ्रेम भी कर दिया गया।
बाय द कोर्ट एज हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड। जैसे पीछे सारा वाला प्रोसीजर्स था, कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर दिए, बस ये समझ ले पूरे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके। इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट नो फर्दर आर्गूमेंट और एविडेंस then the parties can at once adduce is required upon such of the issues as may be sufficient for the decision of the suit, and that no injustice will result from proceedings with the suit forthwith. The court may proceed to determine such issues, and if the finding there, ये अब कह रहे हैं कि देखें अगर तो पार्टीज के ये इश्यूज फ्रेम होने के बाद कोर्ट को इश्यूज हैं उनके दरमियान, लेकिन कोई फर्दर आर्गूमेंट या एविडेंस कोर्ट को ये लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है, देन द पार्टीज कैन एट वंस प्रोड्यूस। जो अगर मैं पार्टी से कोई फ़ौरन सवाल जवाब करूँगा या उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगूंगा, मुझे यहीं पे जवाब मिल जाएगा, मुझे फर्दर आगे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कोर्ट इस तरीके से भी फैसला फ़ौरन ही उसका डिस्पोज ऑफ कर सकती है उस मैटर को, बजाय इसके कि बाद में गवाह आते रहें, डॉक्यूमेंट्स आते रहें। कोर्ट को ये लगता है कि ये छोटा सा मसला है, ठीक है इनमें इश्यूज हैं, बट अगर मैं ये जो एविडेंस फौरी मुझे दे देंगे ना इसी वक्त, तो मैं इसी की बेस पे फैसला कर सकती हूँ, तो वो फैसला कर देगी। वो अगर कोर्ट को लगता है कोई इनजस्टिस नहीं हो सकता, मुझे फर्दर बहसें सुनने की, फर्दर कोई एविडेंस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, जो फौरी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी एविडेंस ना, उसी से मैं केस का फैसला कर सकता हूँ। तो कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो फौरी उसको डिसाइड कर दे। इसमें ये था, provided that where the summons has been issued for the settlement of issues only the party or their pleaders are present and none of them objects। अब ये होता है कि देखिए समन इशू किए जाएँ कि भाई इशू हमने सेटल करने हैं, उसके लिए समन इशू हो सकते हैं, या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए भी हमने केस को फाइनली डिसाइड करना है, अब ट्रायल शुरू हो गया, उसके लिए समन इशू है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो समन सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए दिए गए थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने की तरफ कोर्ट जा रही है, तो अगर दूसरी पार्टी कोई इस पे ऑब्जेक्ट नहीं ना करती कि भाई ये तो डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए समन थे ही नहीं, आप इसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, उस सूरत में नहीं, अदरवाइज मौके पे वहीं पे जैसा फैसला सुना सकते हैं। रूल 2, वेयर द फाइंडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डिसीजन द कोर्ट शैल पोस्टपोन फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट एंड शैल फिक्स अ डे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर एविडेंस। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है नहीं ये मुझे फर्दर एविडेंस वगैरह लेनी चाहिए, तो वो पोस्टपोन करेगी और बाकायदा केस को चलाएगी। अच्छा 4 क्या था, फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस। अब ये क्या कह रहे हैं, वेयर द समन हैज़ बिन इशूड फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। अब कोर्ट ने कहा ट्रायल शुरू है, आप फाइनल हमने डिस्पोज ऑफ करना है सूट को, एंड ईदर पार्टी कोई भी पार्टी फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज, वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस द जजमेंट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सीधा ही वो जजमेंट ही प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल डिस्पोजल के लिए अगर इशू किए गए थे समन, उस सिचुएशन में किसी पार्टी ने अगर नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, तो जज साहब फ़ौरन ही जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंड मे इफ इट थिंक्स फिट आफ्टर फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो ना चाहे तो वो दूसरे प्रोसीजर को दोबारा भी वो अडॉप्ट कर सकती है कि वही रेगुलर वाला शुरू हो, लेकिन कोर्ट चाहे तो फ़ौरन ही फैसला दे सकती है, भाई डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस नहीं किया, मैंने तो अपना यहाँ पे समझ भी इसीलिए इशू किए हुए हैं कि हमने केस को फाइनल डिस्पोज ऑफ करना है। तो लेकिन अगर फिर भी कोई पार्टी नहीं प्रोड्यूस करी, तो मौके पे ही फैसला दे सकते हैं, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। इजी थे, ये पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, शुरू में लगता होता है मुश्किल, लेकिन है नहीं ये मुश्किल।